हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट निकला है फॉर प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट सेकेंड डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का। इसमें पार्ट बी में जो मैकेनिकल है, जिसमें मैकेनिकल में कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। तो आप कैसे उसको अचीव करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कैसे अचीव करोगे, क्या सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला ये आपका वीडियो है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पोस्ट निकला है, रिक्रूटमेंट निकला 2023 का, जिसमें अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, सभी बच्चों को पता होगा, बहुत सारा रिलेटेड वीडियो बन चुका होगा और आप देख चुके होंगे। मैं भी बहुत बारी डिस्कस कर दिया हूं कि इसमें अगर बात करेंगे तो दो पार्ट में एग्जाम होने वाला है, एक खंड ओ है और एक खंड बो है। तो खंड ओ में एमपी मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज पूछा जाएगा 150 आपके मार्क्स का। अगर बात करें खंड बी, जिसका आपको इंजीनियरिंग कौशल विकास और आपको यहाँ पे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड भी रहने वाला है, जिसमें अगर बात करेंगे तो 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैं बात करने वाला यहाँ पे खंड बी का। खंड बी में अगर आप देखोगे तो खंड बी में आ जाता है आपका इंजीनियरिंग। तो मैं आपका प्रिपरेशन कराने वाला इंजीनियरिंग का कौन सा सेक्शन, मैकेनिकल वाला। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें टोटल आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर मार्क्स का बात करेंगे तो 75 मार्क्स, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अगर टोटल आप देखोगे तो टोटल 300 मार्क्स है टेक्निकल वाले सेक्शन में, जिसमें आपका कौशल विकास भी है और व्यावसायिक परीक्षण भी है। इनसे अगर बात करते हैं मैकेनिकल में 75 मार्क्स, अच्छा खासा, क्योंकि कौशल विकास अलग है, व्यवसायिक अलग है। तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सेक्शन जो पूछा जाएगा आपको, मैकेनिकल वाला सेक्शन पूछा जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक या फिर बोल सकते हो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पार्ट बी सिलेबस में, जिसमें इंजीनियरिंग इसके डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में हम लोग बात करें किसके बारे में, बात करें हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल से ही पूछा जा रहा है, चाहे मैं सिविल बात करूँ फिर इलेक्ट्रिकल का बात करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करता हूँ। कैसे, देखो, पहली बात आपको पूछा जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेकंड जो आ जाता है आपका वो पूछा जाएगा आपके फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस से। एंड थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिक नॉलेज ऑन वर्क्स ऑफ साइंस। ये तीनों से पूछा जाएगा। तो देखो हर एक सेक्शन में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करके पूछा जाएगा, यानी कि 10 पूछा जाएगा वर्कशॉप से, 10 पूछा जाएगा थर्मल से और 10 पूछा जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से। लेकिन मैं यहाँ पे 5 मार्क्स क्यों लिया हूँ, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपके अलग टीचर करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कि इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वीडियो बन चुका है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ना आज मैं क्या डिस्कस करना हूँ, मैकेनिकल वाला सेक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वर्कशॉप और थर्मल साइंस। तो एज यू नो दैट कुल मिला के आपका यहाँ हो गया 5 मार्क्स, है ना, 5 क्वेश्चन हो गया, मार्क्स नहीं, 5 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन हो गया। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर मैं 3 से इंटू कर देता हूँ तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स जो होता है वो बड़ा मार्क्स है। कैसे अचीव करोगे, तो देखो वह वन बाय वन करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है इन तीनों सेक्शन में, किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसको थ्योरेटिकली ज़्यादा पढ़ना है, किसको न्यूमेरिकली ज़्यादा पढ़ना है, किसको कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ना है, किससे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पूछा जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैं आपको इंक्लूड करके, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किन किन एग्जाम का क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं पूछा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, आपको नेगेटिव भी पूछा जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो ध्यान सोच समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक का जो है ना, ये आपका सिलेबस जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। नीचे वाला सेक्शन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। बात करते हैं वन बाय वन करके इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है टॉपिक। सबसे पहले देख सकते हो फोर्सेस एंड फोर्स सिस्टम। पहली बात तो ये समझ लो कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये हम लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्सेस के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी का हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग टर्म में पढ़ना है। तो पहले बात, जब तक आप फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आने वाला, आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो
ऑब्वियसली बात है, आप 6 7 8 9 10 अगर अच्छे से पढ़े होगे ना तो क्लियर कॉन्सेप्ट हर एक चीज समझ आएगा। और नहीं भी समझो तो मैं पहले क्या करूंगा, आपको बेसिक्स रूट से समझाऊंगा चीजों को, पहले कि आखिर फोर्स होता क्या है, फोर्स और सिस्टम होता क्या है, देन धीरे धीरे करते 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 हुए हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चल जाएंगे। तो जब फोर्स बात करेंगे, आखिर बल बल होता क्या है, अलग अलग तरह का फोर्स सिस्टम होता है, जैसे कोप्लेनर फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, नॉन पैरेलल फोर्सेस, इन सब के बारे में समझेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में समझेंगे, कोप्लेनर, कंकरेंट, कंकरेंट नॉन कोप्लेनर, काफी चीजें हैं, है ना, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखो बॉडी होता है, बॉडी मतलब कोई भी चीज जो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, वो मेरे लिए क्या कहलाता है, बॉडी वगैरह कहलाता है। अब वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल बोले तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो फिर भी उसका शेप एंड साइज अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको कहलाता है रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब ढीठ, समझ लो, ढीठ होता है ना, किसी को कुछ भी कह लो, ना तो इमोशनल होने वाला, ना गुस्सा आने वाला, ना उसको कुछ होने वाला है, उसको कहा जाता है रिजिड बॉडी। इसी तरह इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में रिजिड बॉडी होता है। तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए कितना फोर्स वगैरह लगाते हैं, अलग अलग तरह का फोर्स, शेयरिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, अलग अलग तरह का सबके फोर्स के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मेरा फोर्सेस वगैरह लग रहा है इस तरह करके, है ना, एक मेरा फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है अलग अलग न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, इस तरह से 3 लग रहा है यहाँ पे 30 न्यूटन का। इसको फ्री बॉडी डायग्राम में समझाना पड़ता है कि कहाँ पे जाके इंटैक्ट जाके किस पॉइंट पे मिल रहा है। उस बेसिस पे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसको अगर मैं इस फोर्स को फाइंड आउट करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो कितना निकलेगा, इस तीनों को फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम वहां पे हेल्प करता है। लेविस थ्योरम हेल्प मेरा करता है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने में। रिजल्टेंट क्या होता है सर, भाई समझ जोड़ के, जैसे वो खर्चा किया 10 रुपया, मैं खर्चा किया 20 रुपया, तो कुल मिला के 30 खर्चा हो गया। वही फोर्सेस के रिलेटेड समझेंगे। सपोज करो कोई इस तरह का है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन का और एक जगह लग रहा है 5 न्यूटन का, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 5, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे 10 न्यूटन कर दो, तो ये 10 न्यूटन हो गया रिजल्टेंट फोर्स। समझ आया। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता तो घटा देते, है ना, ये सभी चीजें। लेकिन ये हो गया क्या, पैरेलल नॉन, आपका हो गया पैरेलल फोर्सेस, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो एक डायरेक्शन में इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन का हो गया। लेकिन समटाइम क्या होता है, मेरा इन जो कोई एंगल में फोर्स लगता है कोई ऑब्जेक्ट में, तो एंगल में लगता है, जैसे थीटा एंगल में लग रहा है मेरा 10 न्यूटन का फोर्स, तो उसको मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझेंगे हम लोग। उसमें से एक आपका टाइप होता है लेमिस थ्योरम। फिर बात करेंगे हम लोग लॉज ऑफ कॉलम फ्रिक्शन के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन, वेल्ड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अगर आप बाइक आप चला रहे हो, कुछ भी चीज चला रहे हो, तो जब आप चलाते हो बालू में तो दिक्कत होता है, जैसे बर्फ में चलाते हो दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, स्लिप करते हो। लेकिन वहीं अगर आप कहीं ऐसा जगह पर चल रहे हो जहाँ पर रफ सरफेस है तो बहुत ईजी होता है चलना। इसलिए आपका चप्पल देखोगे, आप बाइक का टायर देखोगे, कोई बड़ा व्हीकल का बस देख लो, ट्रक देख लो, उसका आप टायर देखोगे तो कटिंग कटिंग रहता है यहाँ पे टायर वगैरह में। क्यों रहता है, ताकि फ्रिक्शन लगे, घर्षण लगे। घर्षण एक तरह से वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान क्यों, क्योंकि उसके चलते हम लोग चल पा रहे हैं, अगर वो चीज नहीं रहेगा तो स्लिप करोगे। तो उसके बारे में अलग अलग तरह का फ्रिक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स, क्या इन्वॉल्व होता है, डाई फ्रिक्शन क्या होता है, बेल्ट फ्रिक्शन क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी वही वाला चीज है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे लग रहा है मेरा 10 न्यूटन का फोर्स, है ना, यहाँ पे मिला लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। अब इन सबका रिजल्टेंट में निकालना चाहता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पे, तो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिलता है, इसी को कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी जिसको कहा जाता है। तो आखिर सीजी किसी पॉइंट में क्या होता है, ये मतलब कि पूरा का पूरा फोर्स को उसी पॉइंट पे लाके हम लोग खड़ा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जितना फोर्स को, इसको खड़ा रखने के लिए जितना फोर्स लगाया जा रहा है, 4-5 फोर्स, उसको एक फोर्स से खड़ा कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास ये फोन है, इस फोन को मैं एक उंगली में खड़ा करना चाहता हूं, ये कब खड़ा होगा, जब मैं यहाँ पे सीजी पे लगाऊंगा एक्ट करूंगा, क्योंकि सीजी थोड़ा सा भी हटके कराएंगे ना तो देखो ये गिर जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा, तो ये सीजी कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ है मेरी बात की नहीं। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया भी नाम जानते हो, इनर्शिया मतलब जड़त्व। हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़ते हैं भाई, कोई भी बॉडी जो है वो अपने मोशन को बनाए रखता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, कोई बॉडी अगर चल रहा मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई बॉल उड़ रहा है तो उड़ेगा ही, चलते रहेगा, छक्का मारते हो उड़ते रहेगा, जब तो रुकेगा नहीं। तो फिर बोलेंगे सर बुलेट चला जाता है, छक्का चौका जाता है, तो फिर रुक ऑटोमेटिक क्यों जाता है, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। बॉल जब हवा में रहता है तो एयर का रेजिस्टेंस अलग अपोजिट डायरेक्शन उसको रोकता है,
समझ आया? फुटबॉल में कोई अगर बॉल आप छोड़ दिए हो तो ग्रास वगैरह जो होता है वो फ्रिक्शन जनरेट करता है उस बॉल को रोकने के लिए। तो ये सब समझेंगे कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये मोमेंट से रिलेटेड समझेंगे, है ना? तो ये चीजें हम लोग समझेंगे, राइट। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस का एंड स्ट्रेन का। स्ट्रेस बोले तो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पे, है ना, उसमें क्या डिफॉर्मेशन आता है ये समझेंगे। और स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट कि कोई भी चीज रबड़ को आप खींचोगे तो रबड़ का लेंथ कुछ इतना था, खींच के आपने इतना कर दिया है, जैसे स्प्रिंग को खींचोगे और खींचोगे, खींच के बहुत देर तक रहोगे, ऑटोमेटिक वो उसका लेंथ या तो बढ़ जाएगा, खींचोगे तो ऑब्वियस बात है लेंथ बढ़ जाएगा। तो आखिर जो चेंज इन लेंथ आया वो लेंथ क्यों आया, उसके वजह से क्या डिफॉर्मेशन हो ये सब समझेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। इसके अलावा कॉन्सेप्ट समझेंगे इन दोनों का, सिंपल स्ट्रेस, अलग अलग तरह स्ट्रेस होता है, जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव, शेयर, बेंडिंग, टॉर्सन। टेंसाइल बोले तो किसी चीज को खींचो, टेंसाइल हो गया। कंप्रेसिव बोले तो दबाव, कंप्रेसिव हो गया। शेयर बोले तो सरफेस पे लगाओ, शेयर स्ट्रेस। बेंडिंग बोले तो एक कोई मोमेंट है, कोई ऐसा लोड है, कोई ऐसा बीम है, बीम के साइड में लगा रहा है तो ऑटोमेटिक घूम जाएगा, तो ये कहलाएगा मेरा बेंडिंग। बेंडिंग मतलब होता है ये वाला चीज, इन दोनों साइड से लगाओगे तो बेंड कर जाएगा। और टॉर्सन मतलब लगा रहे हो एक पॉइंट पे तो घूम जाएगा। वैसे और डिटेल है, मैं यहाँ पे टोटल चीज समझाऊंगा। इसके लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, तो ये सब चीज हम लोग समझेंगे। तो काफी ये फंडामेंटल रहने वाला है। और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ सर, इन तीनों सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सेंस ऑफ भाई एग्जाम और या फिर समझने के लिए भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होने वाला क्या, आपका थर्मल साइंस। तो इसको मैं वीवीआई बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा, और उसको अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा थर्मल को। सेकंड अगर बात करूंगा तो वर्कशॉप। वर्कशॉप कैसा रहने वाला है, तो ये पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, सेकंड इंपॉर्टेंट है। ये कैसा रहेगा, ये थ्योरी भी इसमें रहने वाला, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा, कुछ आपका डेरिवेशन बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा थर्मल साइंस में, ठीक है। अगर बात करेंगे वर्कशॉप में तो ये अधिकतर जो है ना 90% थ्योरी बेस्ड रहेगा, 90%। कुछ थोड़ा चीज जो है वो न्यूमेरिकल, कुछ कुछ टर्म है जो कि ना के बराबर रहेगा। तो ये पूरी तरह से थ्योरी, यानी कि ये है लेंदी बड़ा बट इजी है। लेकिन अगर बात करेंगे थर्मल तो है तो ये छोटा लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी चीजें समझना पड़ेगा। विदाउट समझे दिमाग अगर यहाँ नहीं लगाओगे, रटे बिल्कुल हो नहीं सकता। इसको आप रट के भी पास कर सकते हो वर्कशॉप को। अगर बात करेंगे आपका मैकेनिक्स का, तो ये कुल मिला के दोनों का चीज है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, कुछ थ्योरेटिकल है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और कुछ डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल भी है, तो दोनों का मिक्सचर है ये चीज, ठीक है। और ये कुछ फंडामेंटल आपके 8 9 10 से भी कनेक्टेड है, 11 से भी कनेक्टेड है, तो वो अगर क्लियर है तो यहाँ पे चीजें हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको जिस तरह समझाऊंगा काफी बेसिक से समझाऊंगा। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गया। थर्मल का अगर बात करते हैं तो थर्मल बेसिकली 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ। कितना सब्जेक्ट से मिलकर बना, 3 सब्जेक्ट से। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स, एक होगा आपका आईसी इंजन, और तीसरा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि आरएसी। तो एक हो जाता है मेरा आईसी इंजन, एक हो जाता है मेरा क्या थर्मो, है ना, एक थर्मो हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेरा आरएसी। ये 3 सब्जेक्ट को मिलकर आपको यहाँ पे थर्मल साइंस बनता है। वैसे इसमें एक और एक सब्जेक्ट आता है पावर प्लांट, लेकिन आपको पावर प्लांट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब तीनों सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका बेसिक, और ये तीनों इंटरकनेक्शन है। अगर आप सबसे पहले थर्मल्स को स्टडी नहीं करोगे अच्छे से तो आप समझ ही नहीं सकते आईसी इंजन को, ये क्लियर समझ लेना। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट को नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे समझ आएगा, नहीं। यहाँ पे आपको जब तक थर्मो को नहीं समझोगे, आप डायरेक्ट अगर आईसी इंजन पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आप लाइफ में कभी नहीं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़े हो तो आईसी इंजन समझ नहीं आएगा। और अगर आप थर्मो नहीं पढ़े हो तो आपको आरएसी भी समझ नहीं आएगा। तो आप समझ लो ये सीढ़ी बाई सीढ़ी तर है। जब तक थर्मो को नहीं समझोगे आईसी नहीं समझ आएगा, एक बार थर्मो समझ जाओगे आईसी नहीं समझ आएगा, फिर आरएसी भी समझ आ जाएगा। थर्मो में हम लोग क्या करते हैं, थर्मो मीन्स होता है हीट, और डायनेमिक मतलब मोशन करना। जब उष्मा का गति करता है, उष्मा मोशन करता है, उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हीट मोशन करता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि भाई हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी लेके चलेगा। आप किसी चीज में हीट डाल दो तो आइस से वो पिघल के पानी हो जाएगा, और हीट दे दो भाप बन जाएगा, है ना। हीट बाहर निकाल लो तो जमने लगेगा। टेम्परेचर को घटा के बढ़ा के हम लोग कितना चेंज करते हैं, तो सब में प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। सॉलिड में बात करेंगे, जब आइस मेरा सॉलिड हो जाता है तो उसका पार्टिकल्स काफी सामने सामने चिपक जाता है। अगर वही चीज को हीट दे देंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, मतलब पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और अगर हीट दे देंगे तो मेरा गैस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मोलिकुल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, वो शेप एंड साइज जो रहता है सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का फिक्स नहीं रहता, शेप चेंज हो जाता, साइज फिक्स रहता, गैस का कुछ भी फिक्स नहीं रहता। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट, ये चीज समझेंगे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या था, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है। जिस फोन के बारे में मान लो 2 लड़का के बारे में हम देख रहे हो कि 2 लड़का क्या कर रहा है, किसका बाल कैसा है, आंख कैसा, नाक कैसा, तो वो उस सिस्टम को आप
बारे में स्टडी करो तो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक सिस्टम। उसमें जब हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, समझे, जैसे पानी है तो पानी आपके सिस्टम हो गया, तो उसमें हीट दो तो वो इवापोरेट होने लगेगा, लिक्विड बनेगा, फिर उड़ के गायब हो जाएगा। या ठंडा कर रहे हो तो हीट निकाल रहे हो या अंदर डाल रहे हो तो वो समझेंगे। अलग अलग तरह का एनर्जी कैसे फ्लो करता है, ओपन में, क्लोज में। ओपन मतलब चारों तरफ से बंद कर दिए, है ना, जैसे आइसोलेट कर दिए। जैसे थर्मस का बोतल हो गया, थर्मस का बोतल में पानी गर्म रखते हो तो गर्म ही पानी रहता है, 2 घंटा 4 घंटा दिन भर रहता है ना, तो वो में रखेगा, वो क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेट कहलाएगा। उस तरह ओपन क्या हो जाता है, राइट, ये सब समझेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग तरह का वर्क होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह का वर्क डन करता है तो वो समझेंगे। अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है, लॉज होता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी क्या कहता है, एंट्रोपी क्या कहता है, ये सब एनर्जी है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, दीज आर ऑल आर एनर्जी। और कार्नोट थ्योरम थ्योरम बताता है अलग अलग तरह का, इंजन के लिए, मशीन के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेशन के लिए, ये समझेंगे। फिर आ जाता है आपका आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें मेरा कंबसन जो हो रहा है वो इंटरनल ही हो रहा है, अंदर हो रहा है। एक होता है एक्सटर्नल कंबसन, एक हो रहा है आउटर कंबसन। जैसे आप पहले क्या कर रहे हो कि टरबाइन में क्या करते हैं, टरबाइन में डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हीट, समझ हो कि बारी बात की नहीं, हीट को, या फिर बोल सकते हो स्टीम को, स्टीम के हीट को टरबाइन में डाला जाता है, टरबाइन घूमता है जिससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। लेकिन ये हीट को डालने के लिए कहीं अलग जगह पे आपने क्या करा, पानी को गर्म करके स्टीम बनाया, तो हो गया एक्सटर्नल टरबाइन, है ना, स्टीम इंजन। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, इंटरनल कंबसन का। जैसे बाइक हो गया आपका, बाइक हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, इन सब में क्या कहता है, आप पेट्रोल को डालते हो, डीजल को डालते हो, अंदर में आग लगता है, कंबसन अंदर हो रहा है, इंटरनल कंबसन इसीलिए कहा जाता है। अब ये मेरा 2 स्ट्रोक भी होता है, 4 स्ट्रोक भी होता है। इसका क्या मतलब, जो पिस्टन सिलेंडर रहता है, पिस्टन जो होता है ऊपर नीचे जाता है, तो 2 बार गया तो एक आपका साइकिल कंप्लीट हो गया और आपको पावर मिल गया, मतलब गाड़ी चलेगा, तो वो कहलाएगा 2। अगर 4 बार चला, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो उसको कहा जाता है क्या, 4 स्ट्रोक इंजन। एग्जॉस्ट जहाँ पे धुआं निकल जाता है जलने के बाद, और जब मेरा एंट्री लेता तो एयर फ्यूल मिक्सर को लेता है। अब इसमें एसआई और सीआई दोनों आ जाता है, एक मेरा काम करता है पेट्रोल इंजन पे, एक मेरा काम करता है डीजल इंजन में। स्पार्क इग्निशन क्यों, क्योंकि स्पार्क यहाँ पे लगाता है, स्पार्क इग्निशन लगता है, या बोल सकते हैं स्पार्क प्लग, इसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है। वो क्या करता है, इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सर को, पेट्रोल को जलाने में हेल्प करता है। और बात करें कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एयर सिर्फ डालते हैं, पेट्रोल इंजन में सिर्फ एयर ही नहीं, पेट्रोल भी अंदर जला जाता है, और स्पार्क प्लग से आग लगाया जाता है। जैसे गैस में हम लोग लाइटर लगता है, वो चिंगारी पैदा करता है, आग लग जाता है, सेम काम होता है मेरा पेट्रोल में। लेकिन डीजल में मेरा सिर्फ और सिर्फ हवा डाला जाता है, हवा को कंप्रेस करते हैं, फिर डीजल को इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर के साथ, तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जाता है। ये अलग अलग साइकिल में चलता है, जैसे पेट्रोल इंजन चलता है, या फिर एसआई इंजन चलता है ऑटो में, और सीआई इंजन चलता है डीजल में। अब ये दोनों साइकिल कैसे कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, यानी कि जैसे आपके घर में जो फ्रिज है वो ठंडा कैसे कोई चीज़ को करता है, एसी कैसे ठंडा करता है, किन किन चीज़ों का, किन किन इक्विपमेंट का काम करता है, किस साइकिल में चलता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, यूज क्या होता है, सबके बारे में समझेंगे। फिर आ जाता है मेरा क्या, लास्ट सेक्शन, थर्मल वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप साइंस। ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, कोई भी आप रॉ प्रोडक्ट को लिए, जैसे सपोज जो करो आपने स्टील को लिया, या कास्ट आयरन लिया, या आयरन लिया, लोहा लिया, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, कुछ भी लिया, जो कि कच्चा माल है। अब इस कच्चा माल से आप बनाना चाहते हो कोई फाइनल प्रोडक्ट, क्या बनाना चाहते हो, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। फाइनल प्रोडक्ट बोले तो जैसे मान लो कोई मशीन का पार्ट बनाना चाह रहे हो, है ना, जैसे मान लो मेरे हाथ में घड़ी है, ये स्टेनलेस स्टील का बना, तो स्टेनलेस स्टील का बना, लेकिन ये रॉ मटेरियल कोई स्टील मैंने लिया, कच्चा स्टील लिया, उससे मुझे घड़ी बनाना है। तो इसको ऐसा तो थोड़ा ना कि कच्चा लोहा लिए कोई भी बना देगा, नहीं, तो इसमें बहुत सारा बीच में कोई प्रोसेस आता है, बीच में बहुत सारा क्या आता है, प्रोसेस आता है, प्रोसेस, जिसके वजह से मुझे एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, जिसको मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है। अब इस प्रोसेस कौन कौन सा हो जाए, जैसे बात करेंगे मेटल कटिंग का, हो सकता है इसको जो बनाया गया मेरा घड़ी को, अगर आप देखो कितना सुंदर बनाया गया है, तो इसको अलग चीज को कटिंग वगैरह किया होगा, कटिंग छोटा छोटा पीस करके कट करके इसको जोड़ा गया, राइट, तो कटिंग हुआ है इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कटिंग के बारे में, मेटल कटिंग के बारे में। अब कटिंग करने के लिए टूल का यूज किया, टूल बोले तो जिससे कटिंग करेंगे, जैसे चाकू, नाइफ, उसको मेरा टूल हो गया, तो कटिंग टूल का यूज करेंगे। अलग अलग तरह का मशीन टूल होता है, सबका क्लासिफिकेशन, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट, सिंगल पॉइंट बोले तो जिसमें एक धार रहता है, एक एज रहता है, मल्टी पॉइंट बोले तो बहुत सारा एज रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब आप इस तरह से घर में आप लोग का होगा, इस तरह से जहाँ पे आप क्या क्या लहसुन वगैरह जो होता है ना, प्याज वगैरह को मसा जाता है, घसनी जिसको कहते हैं नॉर्मल में, तो मल्टी पॉइंट है, बहुत सारा कटिंग टूल है जो कटिंग करता है, तो उसको मल्टी पॉइंट कहें। चक्कू एक ही धार है तो सिंगल पॉइंट कहेंगे। इस तरह का टूल का यूज करते हैं, है ना। उन सब के लेथ एक मशीन होता है, नाम सुने होंगे, लेथ मशीन के थ्रू हम लोग वहाँ पे वेरियस ऑपरेशन करते हैं, मेटल कटिंग करते हैं, प्लेनिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बोचिंग करते हैं, तो वो सब प्रोसेस क्या होता है। फिर बात करें ड्रिलिंग कैसे करते हैं, शेपिंग कैसे करते हैं, मिलिंग कैसे करते हैं, कटिंग टूल का
भाई कटिंग जो टूल करेंगे, एक लोहा को लोहा काटेगा, तो जिस लोहा से काट कर रहे हैं ऐसा ना हो कि कटिंग करने के लिए वही टूट जाए। तो उसके लिए हम लोग कटिंग टूल मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, कोई हार्ड मेटल लेना पड़ेगा ताकि लोहा को और कास्ट आयरन को कट कर सके, है ना। वर्क होल्डिंग डिवाइस, भाई जिसको कटिंग कर रहे हैं, मान लो इसको मुझे कट करना, तो इसको किसको पकड़ के किस जगह पे कटिंग करके रखेंगे, किसको पकड़ के रखेंगे, स्पीड कितना देंगे, फीड कितना देंगे, ये सभी समझेंगे। तो ये एक प्रोसेस होगा मेटल कटिंग का। हो सकता है कास्टिंग किया हो गया, कास्टिंग मतलब कि ये मान लो बनाया गया है तो ढाल के भी तो बनाया जा सकता है। आपने लोहा को लिया या कास्ट आयरन को लिया, किसी को भी लिया, है ना, उसको क्या करो, पहले पिघालो। आपने पिघाला, पिघाल के जैसा आपको बनाना है वैसा सांचा तैयार किए, जिसको कैविटी पैटर्न कहा जाता है, और पैटर्न में मोल्टेन मेटल को डाल दिए। मोल्टेन मेटल को डालने के बाद आफ्टर सोलिडिफिकेशन के बाद वो मुझे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, तो कास्टिंग यहाँ पे आ सकता है। वेल्डिंग भी कर सकते हैं, चीजों को तोड़ के कटिंग कर दिए। मान लो कटिंग मैंने किया, इस तरह करके कटिंग करके छोटा छोटा पार्ट बना दिया, जैसे मैं देख सकते हो मेरा घड़ी का छोटा छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है। अब ये कटिंग कर दिए, अब कटिंग को तो जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ने के लिए वेल्डिंग कर सकते हो, तो वेल्डिंग का हम लोग देखेंगे। इसके अलावा वेल्डिंग के साथ सोल्डरिंग भी आ जाता है और ब्रेजिंग भी आ जाता है। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों का काम होता है ज्वाइनिंग करने का, दो चीजों को मेटल या आपके एलॉय को जोड़ने का काम होता है वेल्डिंग का, ब्रेजिंग का, सोल्डरिंग का, लेकिन तीनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, वो समझेंगे। फिटिंग कैसे करते हैं चीजों को, फिटिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, मार्किंग, भाई मेजर किया गया इसको, मेजर फाइलिंग करना, बहुत सारा प्रोसेस है, वो कैसे किया जाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, तो ये सब देखेंगे वर्कशॉप में। तो कुल मिला के इस तरह से अगर आप पढ़ोगे चीजों को, लेकिन हाँ एक चीज जान लो कि ये बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है ना, बड़ा सिलेबस है, तीनों का तीनों बात करें बहुत ही बड़ा सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जैसे मैंने कहा थर्मल वाला, सेकंड वर्कशॉप वाला, और थर्ड आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला, और तीनों से अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क्स पूछा। 75 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे अगर बात करेंगे 300 में, तो 300 में आप समझो कि यहां पे कौशल विकास भी है और व्यवसायिक परीक्षण भी है। इसको अगर हटा दोगे ना तो उसमें जितना सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा तो मैकेनिकल से पूछा जा रहा है, तो दैट्स व्हाई मैकेनिकल आपके पार्ट बी का सिलेबस में इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आप भाई बुक का कैसे यूज करोगे, तो आप जेई लेवल का और ए लेवल के से ही पूछा जाएगा। जैसे जेई लेवल का बहुत सारा बुक हो जाता है, एसएससी जेई, आरआरबी जी, स्टेट लेवल जी, डीआरडीओ का हो गया, है ना, डीआरडीओ का जेई लेवल का एग्जाम क्वेश्चन लगाइए, इसरो का, आईएसआरओ का जेई लेवल का क्वेश्चन लगाए, ए लेवल का वेरियस तरह का एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का अलग अलग स्टेट में, उन सब का क्वेश्चन लगाओ, उन सब के बुक को लगाओ, और ज्यादा ट्राई करना प्रीवियस ईयर का पेपर ही लगाना। ऐसे भाई ऐसे बुक मत लगाना जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं, क्योंकि एक्चुअल आपको पता चलेगा कि जेई एग्जाम में कैसा कुछ पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको एमपीपीएससी ए लेवल का एग्जाम एक तरह से मान सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो आपका गेट होता है, ईएससी होता है, उसको वन लाइनर क्वेश्चन को लगा सकते हो। नाउ अब बात करते हैं सर जी इन सबको अगर एक जगह आपको चाहिए और बेस्ट फैकल्टी चाहिए, जैसे मैकेनिकल में 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीम को निकाल चुका हूँ, चाहे डीआरडीओ का रहे, ए का रहे, जे का रहे, एसएससी जे का रहे, आरआरबी जी का रहे, सबको निकाल गेट ईएससी को पढ़ा चुका हूँ। तो इन सब के लिए आपके लिए स्पेशल जो है चाने की बैच, एक बैच फुल हो चुका है, ये सेकंड बैच और ये ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और फटाफट इसमें इनरोल ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा मंथ एंड का ऑफर चल रहा है ना, मंथ एंड का ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑफर है, इतना बड़ा अभी तक ऑफर नहीं दिया गया। इससे पहले ऑफर आया भी है तो 2-4% का आया, ये मैक्सिमम ऑफर चल रहा है 15% ऑफ का। तो जल्दी जल्दी जाइए, यहाँ पे कोड दिया गया है ना, TCP 15 यूज करना और यू विल गेट दी 15% ऑफ, जिसमें प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट सेकंड डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का पूरा हर एक चीज आपको मिल जाएगा। और ये जो ऑफ मिलेगा ओनली पहला 100 स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो जाइए, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा एज पर एग्जाम पैटर्न, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगा, नोट्स बनने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेक्चर देखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन का बात करेंगे तो भर भर के मिलेगा, 8000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। डाउट सॉल्यूशन स्पेशल सेशन चलाया जाएगा आप सभी के बच्चों के लिए, कभी भी कोई दिक्कत होता है यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और लाइव आप लोग को बताएंगे हम लोग डिटेल, जिसके लिए आपको क्या करना, सिंपल टीसीपी यानी कि द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, और अगर कोई डाउट है तो आप इन दोनों नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दोनों नंबर आपको दिख रहा होगा। समझ आई मेरी बात की नहीं। अगर बात करेंगे लाइव क्लासेस कैसा चलेगा, तो देख सकते हो सब्जेक्ट है, ड्यूरेशन और फैकल्टी है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे अगर बात करें जीके का, है ना, जो आपको एमपी का जीके पूछा जाएगा, इंटरनेशनल का, तो 90 आर का 90 घंटा का रहेगा, अजय सर लेंगे। अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो 200 घंटा का जीके सर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो भरत सर लेंगे। सिविल का बात करेंगे प्रभो सर, संदीप सर लेंगे। और अगर बात करें इन तीनों का, देखो ये बड़ा सेक्शन है ना, पूरा का पूरा थर्मल साइंस, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पूरा का पूरा मैं लेने वाला हूं। ठीक है उत्तम सर, मेरा नाम उत्तम हुआ तो मैं आपको लूंगा ये तीनों सेक्शन का लेने वाला हूं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए राहुल सर आपको पढ़ाएंगे। और अगर बात करें अभी लाइव कहां पे चल रहा है, टाइमिंग में बता देता हूं। लाइव का 7 से लेकर 8 तक चल रहा है इलेक्ट्रिकल,
8:30 से 9:30 तक चल रहा सिविल, और 9 से लेकर 9:30 से लेकर 11 बजे तक मैं लेता हूं मैकेनिकल वाला क्लास। और जीके का डेली आपको 1 घंटा का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। क्लियर, ये सब चीज आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ सेट, हर एक चीज। वैलिडिटी आपको 2 साल का मिलने वाला है। तो जाइए फटाफट इन सभी को अचीव करिए। अच्छा सर, आप बोलेंगे सर जी टाइमिंग ऐसा क्यों रखें इवनिंग को? तो माय डियर स्टूडेंट, इसलिए रखा गया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो उनको टाइम दिन में मिल नहीं पाता। दैट्स वाई यहाँ पे जानबूझ के आप लोग के लिए, आप लोग के सहूलियत के लिए इवनिंग में रखा गया टाइम, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव का भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, जो चीज़ें मैंने बताया, वो काफ़ी हेल्प करेगा। कोर्स एनरोल करने के लिए आप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीसीपी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अवेल कर सकते हो टीसीपी 15 ऐप को, कोड को यूज करके। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके कोर्सेस में। तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट।